हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हमको पढ़ना है सेल्स के बारे में। तो देखिए आपके साइंस बुक में ऊपर की तरफ एक ब्लू बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा गया है सेल्स। ये सेल क्या होती है? तो हमें पता है कि जैसे अगर कोई बिल्डिंग होती है तो वो छोटे छोटे ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिल करके बनती है। जैसे हमारी बुक में जो लंबी लंबी बातें लिखी होती हैं वो एक छोटे छोटे लेटर्स से मिलकर के बनती हैं। कोई भी सेंटेंस लेटर्स से मिलकर के बनता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो छोटी यूनिट से मिलकर के बनती है और वो यूनिट कहलाती हैं सेल। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल कहलाती है। हम सेल्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती हैं और हमारी आंखों से सीधे हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम एक सेल को ध्यान से देखें तो देखें यहाँ पर ढेर सारी सेल्स बनी हुई हैं। तो सेल्स कई आकार की होती हैं, इनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो अगर हम एक सेल के बारे में बात करें तो एक सेल का आकार कैसा भी हो सकता है और लेकिन ये सेल जिन चीज़ों से मिलकर के बनता है वो लगभग सभी सेल्स में कॉमन होती हैं। तो जैसे अगर हम एक सेल की बात करें तो सभी सेल्स में क्या कॉमन चीज़ हो सकती है? तो सेल्स जो होती है वो उसके चारों ओर, किसी एक सेल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, एक कवर होता है। इस बाउंड्री या कवर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस कवर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इस सेल के चारों ओर का कवर बनाती है, एक चारों ओर की बाउंड्री बनाती है। जैसे आप बॉल से खेलते हैं तो जो बॉल का आउटर पार्ट होता है इसी तरह से सेल का भी आउटर पार्ट होता है जो उसको कवर किए रहता है, ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल का एक इनर पार्ट होता है जो कि जेली जैसे सब्सटेंस से मिलकर के बनता है। इस जेली जैसे सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ लिखा गया है साइटोप्लाज्म। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर लिक्विड जैसा भरा होता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसके साथ साथ सेल के सेंटर में अगर हम ध्यान से देखें तो सेल के सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, गोलाकार आकृति पाई जाती है। जैसे देखिए सभी सेल्स के देखिए सेंटर में आपको राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है सब सेल्स के बीच में। ये राउंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो सभी सेल्स में ये तीन चीज़ें कॉमन होती हैं। सबसे पहला, सबसे आउटर जो बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच का हिस्सा जिसमें एक लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सभी सेल्स में ये तीन चीज़ें कॉमन होती हैं और इससे सेल्स बनती हैं। सेल्स से मिल करके जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो इस तरह से सेल जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है, या हम कह सकते हैं किसी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है ये सेल। अब हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की और हमने बताया था आपको कि प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं, इसलिए वे कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं क्योंकि वो अपने फूड के लिए प्लांट या एनिमल पर, दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं? कभी कभी ऐसा मन में सवाल आता है कि हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, हमारा खाना कोई दूसरा थोड़ी बनाता है। हमारी मम्मी हमारा खाना बनाती हैं, हम अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम खाना बनाते नहीं हैं बल्कि उसको कुक करते हैं, यानी उसे पकाने का काम करते हैं। हम जिन चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो सीरियल्स अनाज हों, गेहूँ चावल या वेजिटेबल्स सब्जियां हों, कुछ भी, उनको हम खुद नहीं बना सकते। वो हमको बनी बनाई मिलती हैं, हमको खेतों से मिलती हैं। हम केवल उनको पकाते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से उनको बनाते हैं और उनको खा लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स
का जो फूड है प्लांट अपने बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर करता है, और ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर हम ग्रीन प्लांट्स को ध्यान से देखें तो हम इस बात को देखेंगे कि उनकी लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि प्लांट की लीव ग्रीन होती है, इसका कारण होता है उसके अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करती है, तो क्लोरोफिल करती है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट, सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने का काम करती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और इस एनर्जी का यूज़ होता है फूड को प्रिपेयर करने में या उसकी सिंथेसिस करने में। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। और खाना बनता किससे है प्लांट्स में, तो दो चीज़ें होती हैं जिनसे खाना प्रिपेयर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए तो उसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो इससे ही खाना बना सकता है। क्या आप भी केवल सांस लेकर के ऑक्सीजन से और क्या पानी पी करके अपना खाना खुद ही अपने अंदर बना सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात यह है कि फूड का प्रिपरेशन प्लांट्स में तभी होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, क्योंकि सनलाइट एक तरह से एनर्जी का काम करता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, एक ख़ास जगह हो गई किचन जहाँ खाना बनता है, जिसको रसोई घर कहते हैं, तो वहाँ पर सारा जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, हम वहीं पहुँचाते हैं। वहाँ चावल मौजूद रहता है, पानी मौजूद रहता है, वहाँ खाने में डालने वाला नमक और बाकी सारे जो खाने में अलग अलग चीज़ें पड़ती हैं जिनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो वहीं किचन में ही आपको मिल जाएगा। सब वहीं रखा जाता है, वहाँ पहुँचाया जाता है वहाँ तक। अलग अलग कमरों से लेकर के हम किचन में सामान नहीं आते हैं। तो इसी तरह से ये जो जिन चीज़ों से फूड अपना प्रिपेयर करता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो सारी चीज़ें उसके किचन में यानी कि उसकी लीव्स तक पहुंचाई जाती हैं। अब प्लांट्स की जो लीव्स होती है, अगर हम उसका लोअर पार्ट, निचला हिस्सा देखेंगे तो बहुत छोटे 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 उसमें पोर्स यानी कि छेद पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है। तो प्लांट्स में ये पोर पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये इसकी लीव्स के निचली सतह पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे। ये आँखों से दिखाई नहीं देते, काफ़ी छोटे होते हैं। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, इस स्टोमेटा एक पैसेज बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, जिससे हो करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन पोर से होते हुए इस लीव्स के अंदर इंटर करती है। ठीक है, तो ये काम ये स्टोमेटा से होता है ना। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो जैसे हमने कहा कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, उसके फूड प्रिपरेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। तो वाटर कैसे आता है, तो हमने बताया था कि वाटर उसके रूट से होता हुआ आता है। जो मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है वो जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको सोख लेती हैं, और फिर वो स्टेम से, तने से होते हुए लीव्स यानी कि पत्तियों तक पहुंचा दी जाती हैं। तो लीव्स तक वाटर आ गया, लीव्स तक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसका मतलब हमारे पास खाना जिन चीज़ों से बनाना है लीव को, वो उसके पास प्रेजेंट हो गई हैं। तो खाना बनेगा कैसे, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घरों में चूल्हा होता है, उस चूल्हे पर रखा जाता है गैस स्टोव जिसको कहते हैं, तब वहाँ से ना एनर्जी मिलती है। तो गैस स्टोव समझ लो सनलाइट है, एक तरह से जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से डायरेक्टली मिलती है, तो वो एनर्जी देने का काम हो गया। और क्लोरोफिल, अब जैसे हमको खाना पकाना है तो हमको कोई न कोई बर्तन चाहिए, उस बर्तन में ही वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की या उस गर्माहट को लेने की क्षमता होती है। वही गर्माहट फिर ट्रांसफ़र करता है वो फूड को कुक करने में। तो ऐसे ही समझ लो क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उससे फूड बनाने का, उससे फूड को आगे प्रिपेयर करने का काम करता है। तो ये पूरी तरह से जैसे हमारे किचन में फूड प्रिपेयर होता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी फूड का प्रिपरेशन होता है। अब क्योंकि एनर्जी सन से मिलती है,
अब एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या प्रोसेस होती है? तो फूड चेन में प्लांट होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक, इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट को खाते हैं, हर्बीवोरस, वो कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि पहला कंज्यूम करने वाला जो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस उस एनर्जी को जो प्लांट के अंदर है, उसके फूड में जो एनर्जी है, वो उसको उस एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उन हर्बीवोरस को क्या करते हैं? जो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया या और इस तरह के जानवर हो गए, वो क्या करते हैं? उनको मार करके खा लेते हैं, ठीक है ना। और उनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और बाद में क्या होता है, जब वो शेर या ऐसे जो कार्निवोरस हैं, वो जब बाद में उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो उनकी बॉडी को धीरे 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 डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा गला करके वापस मिट्टी में उस एनर्जी को फ्री कर देते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन पाई जाती है। लेकिन सबके अंदर एनर्जी जो आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो पहले उस एनर्जी को देने वाला कौन है? सन है उस एनर्जी को देने वाला। यानी सन से एनर्जी आती है प्लांट्स में, और प्लांट से एनर्जी जाती है पहले हर्बीवोरस जानवरों में, और हर्बीवोरस से कहाँ जाती है? कार्निवोरस जानवरों में। तो इस तरह से इस एनर्जी को देने वाला अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? तो अल्टीमेट सोर्स है सन, यानी कि सब तक एनर्जी को पहुँचाने वाला सन ही है। सन की एनर्जी ही सब में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुँचती है। तो इस तरह से अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, यानी कि सन की एनर्जी पहले प्लांट्स में ना पहुँचे, तो समझ लो कि धरती पर लाइफ ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब किसी को भी फूड नहीं मिलेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक कार्निवोरस जो शेर है, वो नहीं खाता है प्लांट्स को, लेकिन वो जिस चीज़ को खाता है, जैसे मान लो अगर वो डियर यानी कि हिरन को खाता होगा, तो वो डियर जो है वो हर्बीवोरस होता है, वो प्लांट्स को खाता है। तो अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हर्बीवोरस नहीं रहेंगे, और हर्बीवोरस नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस किसको खाएगा? तो कार्निवोरस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके धरती पर से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई आज के क्लास में इतना ही। इसको आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको फिर कुछ नई बातें बताऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।